सुप्रभात। आज सुबह की बड़ी खबरें। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गुरुवार शाम 5 बजे एक निजी बिजनेस जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें पायलट, को पायलट और एक महिला समेत 7 भारतीय तथा डेनमार्क का एक नागरिक सवार था। विशाखापत्तनम हवाई उड़ान में सवार लोगों की पहचान कैप्टन सुनील और कैप्टन नील, दोनों पायलट ध्रुव कोटक, लार्स सोरेनसेन, के कृष्णदास, आकाश शेट्टी, अरुण साली और कामाक्षी के रूप में की गई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ के साथ आज 15 सितंबर 2023 को भोपाल जाएंगे, जहां पे माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मध्य प्रदेश के बीना में 50,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। परियोजनाओं में 49,000 करोड़ की लागत से विकसित किए जाने वाले भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, नर्मदापुरम जिले में बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र, इंदौर में 2 IT पार्क, रतलाम में एक मेगा औद्योगिक पार्क तथा मध्य प्रदेश में 6 नए औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के मसूरी थाना इलाके में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर रोडवेज की एक बस करीब 12 फीट नीचे गिर गई। खबरों के अनुसार इस घटना में 20 यात्री घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि मसूरी क्षेत्र अंतर्गत दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक रोडवेज बस मेरठ से दिल्ली जा रही थी। बस अनियंत्रित होकर गिर गई। मौके पर लगभग 20 यात्री घायल थे, जिन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल एवं सर्वोदय अस्पताल भेज दिया गया। मौसम विभाग ने पूर्वी भारत में आज तथा मध्य भारत में 17 सितंबर तक सक्रिय मानसून की स्थिति का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कहा कि पश्चिम भारत में 15 से 18 सितंबर तक वर्षा जारी रहेगी। झारखंड में डेंगू और चिकनगुनिया से संक्रमितों की तादाद लगातार बढ़ रही है। बताया जाता है कि शाम तक झारखंड में डेंगू पीड़ितों की संख्या बढ़कर करीब 950 हो गई है। बीते 2 महीने में डेंगू और इससे मिलते जुलते लक्षणों से कम 1 दर्जन मरीजों की जान चली गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में झारखंड के स्वास्थ्य विभाग के हवाले से बताया गया है कि राज्य में डेंगू की पॉजिटिविटी रेट 14% तक पहुंच गई है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में बनाए गए डेंगू वार्ड फुल हो गए हैं। डेंगू संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में हैं। जिले में अब तक कुल 4,869 सैंपल की जांच हुई है, जिसमें 651 डेंगू पॉजिटिव मिले हैं। उत्तर प्रदेश में भी लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। यूपी के शो विंडो, नोएडा और गाजियाबाद की में भी लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। इन दोनों ही जिलों में डेंगू का नया स्ट्रेन पाया गया है, जो बाकी स्ट्रेन के मुकाबले घातक होता है। तूफान डेनियल के कारण आई बाढ़ से लीबिया में कम से कम 5,300 लोगों की मृत्यु की आशंका है और 10,000 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। तूफान के कारण बांध टूट जाने से लीबिया के पूर्वी शहर देरना का 1/4 भाग नष्ट हो गया। खबरों के मुताबिक केवल देरना में 1,500 से अधिक शव बरामद किए गए हैं। वहां मृतकों की संख्या और बढ़ने की आशंका है। अधिकारियों के अनुसार मृतकों में कम से कम 145 लोग शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ और विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में लगभग 33 करोड़ 30 लाख बच्चे चरम निर्धनता में जी रहे हैं और हर 6 में से एक बच्चे को प्रतिदिन $2.15 से भी कम रकम पर गुजर बसर करनी पड़ती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अलबत्ता अत्यंत गंभीर निर्धनता में जीने वाले बच्चों की संख्या में बीते दशक में 5 करोड़ की कमी हुई है, यानी इतने बच्चे निर्धनता की इस दायरे से बाहर निकल सके हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्ष 2023 उच्च स्तरीय सप्ताह के केंद्र में होगा टिकाऊ विकास लक्ष्य शिखर सम्मेलन। इस सम्मेलन के लिए 18 और 29 सितंबर को विश्व नेतागण न्यूयॉर्क में एकत्रित होंगे। उनका लक्ष्य होगा विश्व को सार्वजनिक कल्याण हेतु हरित, स्वच्छ, सुरक्षित, न्यूयॉर्क न्यायपूर्ण भविष्य की राह पर वापस। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने 13 सितंबर की हुई बैठक में बड़ा फैसला लिया है कि जो टीवी एंकर जनता की बात नहीं करते हैं, जो सिर्फ सरकार का एजेंडा फैलाते हैं, जो विपक्ष की आवाज को दबाते हैं, उन न्यूज एंकरों की नकेल कसी जाएगी। तो क्या है इंडिया गठबंधन का पूरा प्लान और किन एंकर्स पर एक्शन की तैयारी में है इंडिया? देखते हैं ये रिपोर्ट।
मुख्य धारा का मीडिया कहे जाने वाले तमाम टीवी चैनलों के पत्रकारों की भाषा सरकार परस्त होती जा रही है। ना तो उन्हें लोगों की समस्याओं से वास्ता है और ना ही देश के मुख्य मुद्दों से। वास्ता है तो सरकार के एजेंडे को फैलाने का। टीवी डिबेट में ऐसे विषय चुने जाते हैं जिसका आम जनता से कोई लेना देना नहीं होता है। बहस में विपक्षी प्रवक्ताओं को दबाने की कोशिश भी होती है। अब ऐसे टीवी एंकरों की मनमर्जी पर अंकुश लगाने का प्लान इंडिया गठबंधन ने बना लिया है। 13 सितंबर को इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक में ये फैसला हो गया था कि गठबंधन के प्रवक्ता अब ऐसे एंकर्स की डिबेट में हिस्सा नहीं लेंगे जो सरकार की भक्ति में लगे हैं, और अब उन एंकर्स की लिस्ट भी जारी कर दी है जिनका बॉयकॉट किया जाएगा। गुजरात यूथ कांग्रेस ने सोशल मीडिया एक्स पर न्यूज एंकरों की लिस्ट जारी की है और कैप्शन में लिखा है, एक कदम नफरत मुक्त भारत की तरफ। जिन एंकरों के कार्यक्रम का बहिष्कार इंडिया करेगा उसमें अदिति त्यागी, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, आनंद नरसिम्हन, अर्नब गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, नविका कुमार, प्राची पराशा, रूबिका लियाक, शिव अरुण, सुधीर चौधरी, सुशांत सिन्हा। ये वही न्यूज एंकर हैं जो विपक्ष के नेताओं और गैर बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों को लेकर निगेटिव खबरें चलाता है। सरकार से सवाल पूछने की जगह विपक्ष से ही सवाल पूछे जाते हैं कि वो सरकार का विरोध क्यों कर रहे हैं। यहाँ तक कि विपक्ष जब भी जनता से जुड़े मुद्दे उठाता है तो उसे भी नहीं दिखाया जाता। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जिसने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी, उसे भी टीवी चैनलों ने नहीं दिखाया। तथा कथित मुख्यधारा की मीडिया ने इसका बहिष्कार ही कर दिया था। इंडिया के एक्शन से दबाव में है गोदी मीडिया। दबाव में तो मोदी सरकार भी है। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इस दौरान संसद में 4 बिल पेश किए जाएंगे। सरकार ने बुधवार को एजेंडा जारी किया। इस एजेंडे को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। सरकार ने हाल ही में संसद के विशेष सत्र का एजेंडा जारी किया। इस पर कांग्रेस ने भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो एजेंडा जारी किया है उसमें कुछ भी नहीं है। हालांकि कांग्रेस ने आशंका जताई कि सरकार आखिरी समय में छोड़े जाने वाले अपने विधायी हथगोलों को छिपा रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि आखिरकार सोनिया गांधी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए पत्र के दबाव के बाद सरकार ने 5 दिवसीय विशेष सत्र के एजेंडे की घोषणा कर दी है। फिलहाल जो एजेंडा सामने आया उसमें कुछ भी नहीं है। इसके लिए नवंबर की शीतकालीन सत्र का इंतजार किया जा सकता था। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि सरकार हमेशा की तरह विधायी हथगोले आखिरी क्षण में छोड़ने के लिए तैयार है। पर्दे के पीछे कुछ और है। इसके बावजूद इंडिया गठबंधन की पार्टियां घातक सीईसी विधेयक का डटकर विरोध करेंगे। दरअसल सत्र के पहले दिन यानी 18 सितंबर को राज्यसभा में 75 सालों की संसदीय यात्रा, उपलब्धियां, अनुभव, यादों और सीख पर चर्चा होगी। वहीं 17 सितंबर को पीएम नए संसद भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। इसी दिन मोदी का जन्मदिन और विश्वकर्मा जयंती है। आपको बता दें कि नए भवन में कामकाज अभी शुरू होना है। खबर है कि ध्वजारोहण के बाद ही संसद में कामकाज शुरू हो सकेगा, क्योंकि देश के फ्लैग कोड के अनुसार किसी भी सरकारी इमारत को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद ही ये दर्जा मिल पाता है। इसके अलावा लोकसभा में एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2023 और प्रेस और रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल 2023 पेश किए जाएंगे। ये दोनों बिल मानसून सत्र के दौरान 3 अगस्त को राज्यसभा से पास हो चुके हैं। इसके बाद 4 अगस्त को इन्हें लोकसभा में टेबल किया गया। वहीं मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के चलते ये बिल पास नहीं हो सके। संसद के विशेष सत्र पर सियासी घमासान मचा है। वहीं कश्मीर में शहीदों की शहादत पर जश्न मन रहा है। अनंतनाग में जवानों की शहादत को लेकर पूरे देश में गुस्से का माहौल है और इसे लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। क्या कहा है कांग्रेस ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के कर्नल, मेजर और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी की शहादत को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेते हुए सेना के 2 अधिकारियों समेत 5 वीर जवानों की शहादत का समाचार बेहद दुखद है। पूरा देश एक स्वर में आतंकी मंसूबों की निंदा करता है। वीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि। देश सदैव उनका व उनके परिवार का ऋणी रहेगा। शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर लिखा कि आज जिस समय सीमा पर हमारी सेना के 3 अधिकारियों के शहीद होने की दुखद खबरें आ रही थी, उसी समय भाजपा हेडक्वार्टर में बादशाह के लिए जश्न की महफिल सजी थी। चाहे कुछ भी हो जाए, प्रधानमंत्री अपनी वाहवाही को टाल नहीं सकते। वहीं सुप्रिया श्रीनेत ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कश्मीर में आतंकी मुठभेड़ में सेना और पुलिस के 3 अफसर शहीद हो गए। उनके छोटे बच्चों की तस्वीरें देख कलेजा फटता है और यहाँ जश्न ही नहीं थमा। इन्होंने पुलवामा में 40 जाबाजों की शहादत के बावजूद भी शूटिंग नहीं रोकी थी। अकल्पनीय असंवेदनशीलता है। आपको बता दें कि दरअसल
दरअसल G20 के सफल आयोजन को लेकर बीजेपी के नेशनल हेडक्वार्टर में बुधवार शाम पीएम मोदी के स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम का स्वागत किया। इस दौरान कई केंद्रीय मंत्री सांसद मौजूद थे। पीएम के स्वागत के लिए नारेबाजी की गई और पार्टी में जश्न का माहौल था, जिसे लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। शहीदों पर पीएम मोदी की चुप्पी उनके राष्ट्रवाद की हकीकत बयां करती है। हकीकत तो केसीआर सरकार के भी सामने आ चुकी है। 17 सितंबर को हैदराबाद का भारत में विलय हुआ था और इसको लेकर पूरे तेलंगाना में कई बड़े राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन सभी की नजरें कांग्रेस की रैली पर हैं। लेकिन कांग्रेस की रैली को रोकने की कोशिश हो रही है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हैदराबाद में बुलाई है। 16-17 सितंबर को यह बैठक होगी और बैठक के बाद 17 सितंबर को बड़ी रैली होगी। कांग्रेस ने रैली की तैयारियां तेज कर दी है। दावा किया जा रहा है कि इस रैली के सहारे कांग्रेस तेलंगाना में अपनी ताकत का प्रदर्शन भी करेगी। रैली में 10 लाख से ज्यादा लोगों को जुटाने की तैयारी हो रही है। रैली के दौरान YSRTP का विलय भी कांग्रेस में होना तय माना जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है और इस उत्साह से सत्ताधारी BRS और बीजेपी दोनों को ही डर लग रहा है। इसलिए अब कांग्रेस की रैली में रुकावट डालने की कोशिश तेज हो गई है। तेलंगाना पुलिस ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस की रैली में ज्यादा भीड़ जुटाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सिर्फ 10,000 लोगों को ही रैली में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। दरअसल कांग्रेस की रैली को रोकने की शुरुआत से ही तैयारी की जा रही है। सबसे पहले तो जिस मैदान में कांग्रेस की रैली थी, उस रैली को दूसरे आयोजनों के लिए बुक करा लिया गया और कांग्रेस को मैदान ही देने से मना कर दिया गया। रैली के लिए मैदान तय हुआ तो अब सरकार रैली में आने से लोगों को रोकने की तैयारी में जुट गई है। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी साफ कर दिया है कि वो सरकार के दबाव में झुकेंगे नहीं। इस रैली में सोनिया गांधी तेलंगाना की जनता को 5 गारंटियां भी देंगी। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि वे सार्वजनिक बैठक में युवाओं, SC, ST और अल्पसंख्यकों के लिए पार्टी की अलग-अलग घोषणाओं या वादों की घोषणा करेंगे। तेलंगाना में कांग्रेस के दबदबे से सीएम केसीआर की धड़कनें तेज हैं। धड़कनें तो सीएम एकनाथ शिंदे की भी बढ़ी हुई हैं। एकनाथ शिंदे गुट के 16 बागी विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला करीब 4 महीने पहले आया था, जिसमें अदालत ने बागी विधायकों की सदस्यता पर फैसला स्पीकर पर छोड़ दिया था। जिसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई की है। महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य घोषित करने की याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। गुरुवार दोपहर 2 बजे तक विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने विधानसभा के सेंट्रल हॉल में विधायकों का पक्ष सुना। शिवसेना के दोनों धड़ों के वकील विधानसभा पहुंचे। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने वकीलों को निर्देश दिया कि वो सिर्फ स्पीकर को ही एड्रेस करेंगे, किसी व्यक्ति विशेष की तरफ नहीं देखेंगे। सुनवाई शुरू होते ही ठाकरे गुट की ओर से पार्टी व्हिप सुनील प्रभु ने विधानसभा अध्यक्ष के सामने अर्जी दी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के सभी लोग फैसले का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए विधानसभा अध्यक्ष को आज ही फैसला देना चाहिए। वहीं सुनवाई खत्म होने के बाद शिंदे गुट के वकील अनिल साखरे ने मीडिया से कहा कि हमें उद्धव गुट की ओर से दस्तावेज नहीं मिले हैं। जवाब में ठाकरे गुट के विधायक रविंद्र वायकर ने कहा कि ये शिंदे गुट की रणनीति का हिस्सा है। ये विधानसभा अध्यक्ष का काम है वो दोनों गुटों को मामलों से जुड़े दस्तावेज मुहैया कराए। हम चाहते हैं कि इस मामले में 34 याचिकाएं दाखिल की गई है, सबको जोड़कर एक साथ सुना जाए। शिंदे गुट को एहसास है कि फैसला उनके खिलाफ जाएगा, इसलिए सुनवाई को लटकाने की कोशिश हो रही है और उद्धव गुट को जिस बात का डर था वो हुआ भी है, क्योंकि शिंदे गुट की मांग पर दोनों गुटों को याचिका से जुड़े दस्तावेज सौंपने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने 2 सप्ताह का समय दे दिया है। अब देखना होगा कि स्पीकर का फैसला किसके हक में आता है। इधर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा पर जनता के हक के पैसे हड़पने का आरोप लगा है। कांग्रेस की तरफ से हिमंता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। सरकार की योजना के पैसे अपने परिवार की मदद से हड़पने के आरोपों से सीएम घिरते दिख रहे हैं। कांग्रेस की ओर से लगाए गए आरोपों पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और गौरव गोगोई के बीच अब सोशल मीडिया पर वार छिड़ गया है। 14 सितंबर को हिमंत बिस्वा शर्मा ने यहां तक कह दिया कि उनकी पति पर लगे आरोप साबित हुए तो वो सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लेंगे। कांग्रेस ने 13 सितंबर को आरोप लगाया था कि एक मीडिया और मनोरंजन कंपनी जिसके साथ असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी जुड़ी हुई है। लोकसभा में कांग्रेस के उप नेता गौरव गोगोई ने असम के सीएम पर सरकारी योजना के नाम पर पैसा हड़पने के मामले में घेर लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि भारत के किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान संपदा योजना की शुरुआत की, लेकिन असम के मुख्यमंत्री ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके अपनी पत्नी की कंपनी को कर्जे से जुड़ी सब्सिडी के हिस्से के रूप में 10 करोड़ रुपए दिलाने की मदद। क्या केंद्र सरकार की योजनाएं बीजेपी को समृद्ध करने के लिए है? कांग्रेस की ओर से इस मामले में सबूत के रूप में कागजात जारी किए गए हैं।
और दावा किया गया है कि साल 2021 में शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी पत्नी रिंकी भुइया शर्मा की कंपनी ने असम के नौगांव में 50 बीघा कृषि भूमि खरीदी और इस खरीद के कुछ दिनों के बाद ही इस भूखंड को औद्योगिक भूमि में तब्दील कर दिया गया। वहीं कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी असम के मुख्यमंत्री को समृद्ध कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी या खाद्य प्रसंस्करण मंत्री जवाब देंगे? इस अनुदान को किसने मंजूरी दी? इसके अलावा और कितने बीजेपी नेताओं को सरकारी योजनाओं के जरिए इस तरह का लाभ दिया जा रहा है? असम